नमस्कार। आज हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ। जब दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं हाँ, तो भारत में पेट्रोल 100 रुपए के पार क्यों अटका हुआ है भाई? सही सवाल है। हमारे पास कुछ लेख और रिपोर्ट हैं जिनसे हम इस कहानी के अलग अलग सिरे पकड़ेंगे। मकसद है ये समझना कि पेट्रोल की कीमत का गणित क्या है और क्यों ये नीचे नहीं आ रही। तो चलिए तहे तक चलते हैं। हाँ, सबसे पहले ये समझते हैं कि पेट्रोल पंप पे हम जो कीमत देते हैं ना, हाँ, उसमें असल में जुड़ता क्या क्या है। हाँ, ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए, वो जो मीटर पर नंबर घूमता है ना, उसके पीछे कई हिस्से हैं। अच्छा। पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है कच्चे तेल की कीमत, जिसे भारत ज्यादातर बाहर से मंगाता है। अच्छा, इम्पोर्टेड। हाँ, और डॉलर में चुकाता है। फिर उसे रिफाइन करने का खर्चा, बंदरगाह से पंप तक लाने यानी ढुलाई और बीमा का खर्चा। इसके बाद आता है सरकारों का हिस्सा, केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क माने एक्साइज ड्यूटी, ओके। और राज्य सरकारों का वैट। हाँ, और ये हर राज्य में अलग अलग होता है। बिल्कुल। और हाँ, इसमें डीलर का कमीशन भी जुड़ता है। अच्छा, डीलर का पर भी? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपकी चुकाई कीमत का लगभग 45 से 60% हिस्सा सिर्फ टैक्स का होता है, केंद्र और राज्य मिलाकर। क्या 45 से 60%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब आधी से ज्यादा कीमत तो सिर्फ टैक्स। जी हाँ। तो आपने आयात की बात की, भारत कितना निर्भर है बाहरी तेल पर। हाँ, और आजकल कहाँ से आ रहा है ये तेल? देखिए भारत ना अपनी जरूरत का, आप सोचिए, करीब 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। 85%? बाप रे। हाँ, बहुत ज्यादा। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल खरीदार हैं। ओके। पारंपरिक तौर पर हम इराक, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका से खरीदते रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर वो यूक्रेन संकट के बाद हाँ, हाँ। जो छूट मिली, उसकी वजह से रूस हमारा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। 2024 में हमारे कुल आयात का करीब 35% तेल रूस से ही आया। इंटरेस्टिंग। तो मतलब हम इतना ज्यादा तेल बाहर से मंगाते हैं और रूस से सस्ता तेल भी आ रहा है। हाँ, डिस्काउंट पर। फिर भी राहत क्यों नहीं? वो कौन सी दीवार है जो कीमतों को नीचे नहीं आने दे रही? क्या चीज रोक रही है? देखिए, सबसे मजबूत दीवार है टैक्स की। जैसे हमने कहा ना, कीमत का बहुत बड़ा हिस्सा तो टैक्स ही है। हाँ, वो 50-60% वाला। बिल्कुल। एक उदाहरण लें। अगर पेट्रोल मान लीजिए 110 रुपए लीटर है, तो उसमें करीब 50 से 55 रुपए तो टैक्स ही है। 50-55 रुपीज सिर्फ टैक्स। हाँ, और मजे की बात यह है कि पेट्रोल जीएसटी के दायरे से बाहर है। अच्छा, ये भी एक पेंच है। हाँ, तो न केंद्र अपना उत्पाद शुल्क छोड़ना चाहता है, न राज्य अपना वैट। नतीजा, कच्चा तेल सस्ता भी हो जाए तो सरकारें टैक्स कम नहीं करती ताकि उनकी कमाई पर असर ना पड़े। एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि पिछले 2 सालों में जब कच्चा तेल औसतन 10% सस्ता हुआ। हाँ, तो पेट्रोल पर कुल टैक्स का बोझ असल में घटा नहीं बल्कि थोड़ा सा बढ़ ही गया। अरे, मतलब तेल सस्ता होने का फायदा टैक्स की वजह से आम आदमी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा। क्या सिर्फ टैक्सी विलन है या कोई और भी खिलाड़ी हैं इस खेल में? नहीं, एक और बड़ा खिलाड़ी है, कमजोर होता रुपया। अच्छा, डॉलर वाला मामला। हाँ, हम तेल खरीदते हैं डॉलर में। अब अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है, मान लीजिए 83-85 रुपए प्रति डॉलर के आसपास चल रहा है, जो आजकल चल ही रहा है। हाँ, तो हमारा तेल आयात अपने आप महंगा हो जाता है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिरे हों। ओह, तो डबल मार हो गई। बिल्कुल। साथ ही सरकार की अपनी मजबूरियां भी हैं। जैसे देखिए, उन्हें खाद, अनाज, एलपीजी पर सब्सिडी देनी है। हाँ, योजनाएं चलानी है, सड़कें बनानी है, बहुत सारी योजनाएं हैं। इन सब के लिए पैसा चाहिए। और पेट्रोल डीजल पर टैक्स जो है ना, वो आसान कमाई है। वो कमाई का एक बहुत आसान और बड़ा जरिया है। अकेले एक्साइज ड्यूटी से ही सरकार ने 2023-24 में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। 3.5 लाख करोड़ सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से? जी। तो ये टैक्स और कमजोर रुपया दोनों मिलकर आम आदमी की जेब पर बोझ डाल रहे हैं। इसका असर कहाँ महसूस होता है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? असर तो हर जगह है। पहला सीधा असर तो सफर पे पड़ता है। अपनी गाड़ी चलाना, कैब या ऑटो लेना, सब महंगा। हाँ, वो तो है। लेकिन असली मार पड़ती है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रकों का भाड़ा बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हाँ, उससे सब्जी, दूध, रोजमर्रा का हर सामान महंगा हो जाता है। अच्छा, मतलब महंगाई बढ़ जाती है। सीधा महंगाई को बढ़ाता है। छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ जाती है और सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है कम आमदनी वाले परिवारों पर, जिनके बजट का एक बड़ा हिस्सा या तो ईंधन में चला जाता है या फिर बढ़ी हुई कीमतों की भेंट चढ़ जाता है। ये तो गंभीर बात है। तो क्या सरकार बस मतलब कुछ कर ही नहीं रही या कुछ किया भी है? और दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं,
जैसे 2022 में एक्साइज ड्यूटी घटाई थी एक बार। हाँ, मुझे याद है, थोड़ी राहत मिली थी। हाँ, कुछ वक्त के लिए राहत मिली। सस्ते रूसी तेल का आयात बढ़ाना भी एक तरह की रणनीति रही। अच्छा। साथ ही निर्भरता कम करने के लिए इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल E20 और इलेक्ट्रिक गाड़ियों EVs को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, ईवीज आजकल दिख भी रही हैं काफी। बिल्कुल। लेकिन जो बड़ा ढांचागत बदलाव हो सकता था, जैसे पेट्रोल डीजल को GST में लाना, हाँ, उसकी बात तो बहुत सालों से हो रही है। वो अभी तक नहीं हुआ है। अगर दूसरे देशों से तुलना करें तो अमेरिका में पेट्रोल काफी सस्ता है, कितना? करीब 75 से 80 रुपए लीटर के आसपास। वहाँ टैक्स बहुत कम है। अच्छा। ब्रिटेन में हमसे भी ज्यादा महंगा है, 170 के पार। ओहो। चीन में हमसे सस्ता है, 80-90 के आसपास। और पड़ोसी पाकिस्तान में तो खैर हालात बहुत खराब है, वहाँ कीमतें 300 के भी पार चली गई हैं। 300? बाप रे। खैर, तो कुल मिला के कहानी ये बनती है कि भारत में पेट्रोल की ऊंची कीमतें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के भरोसे नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली वजह है हमारे यहाँ का ये भारी भरकम टैक्स सिस्टम। हाँ। और डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, ये एक तरह से राजस्व जुटाने का पक्का तरीका बन गया लगता है सरकार के लिए। बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक तरह का डेडलॉक है। अगर कीमतें वाकई कम करनी है तो या तो पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाना होगा, जो मुश्किल लगता है। हाँ, या फिर इथेनॉल और EV को बहुत तेजी से अपनाना होगा, या फिर देश में ही रिफाइनिंग क्षमता बढ़ानी होगी ताकि आयात पर निर्भरता कुछ कम हो। और रुपया। और हाँ, रुपए को मजबूत करने के उपाय भी अहम है। बिना ऐसे बड़े बदलावों के शायद ये 100-110 रुपए का पेट्रोल ही हमारी सच्चाई बना रहेगा। ये सब समझने के बाद एक सवाल जहन में घूम रहा है। क्या देश चलाने के लिए, मतलब राजस्व जुटाने के लिए, बोझ हमेशा आम आदमी को ही ईंधन की ऊंची कीमतों के रूप में उठाना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। या फिर सरकार की कमाई और नागरिकों की जेब, इन दोनों के बीच संतुलन बनाने के कुछ और रास्ते भी तलाशे जा सकते हैं? इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल, इस पर गहन विचार की जरूरत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। कृपया नीचे कमेंट पर अपने विचार साझा करें। अगर कोई खास विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम अगली बार बात करें तो हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।